भारत में सबसे ज्यादा सोने का भंडार, सबसे ज्यादा सोने का भंडार कहाँ है? बिहार में। सोच के देखो, भारत में जितना भी सोना है ना, अभी भारत में देखा ना कि 28,000 टन से भी कहीं ज्यादा सोना जो मंदिरों और घरों में, उसका 44% अकेले सोना कहाँ है? बिहार। बिहार में कहाँ? जमुई में। कहाँ है? जमुई में। ध्यान रखिए, देखिए जमुई जिलों में है। और सोने का उत्पादन के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जो देश से कुल सोने का 99% उत्पादन करता है। अगर आपसे उत्पादन की बात करें, सोने का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है? आप कर्नाटक। सबसे ज्यादा सोना कहाँ है भंडार के रूप में? कहाँ बालक? बिहार। पूरे देश का लगभग कितना? 44% सोना वहां पर है। देखो बिहार के जो जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो के अनुसार ये सबसे अधिक यानी कि 222.8 मिलियन टन सोने का अयस्क है, जो देश के कुल भंडार का लगभग कितना है? 44%। कितना है जी? और कर्नाटक का अगर नाम आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? शीर्ष पर इसलिए है क्योंकि यहाँ हट्टी माइंस देश की एकमात्र सक्रिय और मुख्य रूप से सोने का खदान है, जिसके अलावा कोलार गोल्डफील्ड यहाँ तकरीबन अब बंद हो चुकी है। कोलार गोल्डफील्ड क्या हो गया बालक? अभी बंद हो गया। कर्नाटक के कोलार जो है 120 वर्षों से, कब से? 120 वर्षों के खनन के दौरान तकरीबन 800 से लेकर 900 टन, लगभग 8 लाख किलो सोना निकाला गया है। 8 लाख किलो यहाँ पर है, सोच के देखो, सोना निकाला गया है। 80 से अंग्रेज ने जॉन टेलर एंड सन्स, जॉन टेलर का कंपनी ने यहाँ बड़े पैमाने पर बालक क्या कर दिया है? हाँ, निकाला शुरू से ही। एक समय में यहाँ चैंपियन रीफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खादान थी, जो लगभग 3.2 किलोमीटर के ज्यादा गहरी थी। आप आइडिया लगा लो, कोलार की बात कर रहे हैं आप। 3.2 नीचे समझ में आ रहा है कितना नीचे गहरा होगा? दुनिया की दूसरी सबसे गहरी, जिसको बोलते चैंपियन रीफ बोलते थे। बंद होने के कारण उत्पादन घटने और लागत बढ़ने के 28 फरवरी 2001 को इन खदानों को बालक पूरी तरह से क्या कर दिया बालक? बंद कर दिया गया कोलार। अभी भी है, जिसको लगा वो लगा, वो सोना निकलता, बहुत मेहनत से निकलता सोना। ये देखो 3.2 समझ में आ रहा है आपको? देख लो 3.2 नीचे तक एकदम बिल्कुल जाते हैं, एकदम नीचे तक। यहाँ तक तो गाड़ी लेके जाता है, फिर यहाँ से बालक नीचे और लेके जाता है। ये देखो, ये दिख रहा है खजाना है ये, ऐसे हाँ ऐसे लगा रहेगा तो और क्या, ये पूरा पत्थर धीरे धीरे सोना हो जाता है। फिर यहाँ थोड़ा मारिए तो कुछ ये मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, फिर उसको निकालने में भी समय लग जाता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में ये मशीन है, इस मशीन से ये चेक किया जाता है कितना कंकड़ है, कितना क्या है। केजीएफ का इतिहास है, पढ़ लीजिएगा इसको। कोलार में करीब देखिए केजीएफ का जो इतिहास है, देखिए क्या बोल रहा है। कोलार में करीब 2000 साल पहले से माइनिंग के दावे किए जाते हैं। मतलब 1880 से लेकर के कितना 2001 में बालक माइनिंग को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। कितना लाख सोना निकाला गया? 8 लाख केजी सोना निकाला गया। यहाँ इतना सोना था कि लोग हाथों से गड्ढा खोद कर सोना निकालते थे। बालक आजादी से पहले देश के 95% सोने का डिमांड केजीएफ से ही पूरा होता था। सोना से मान के चलो बिस्कुट बनाना या कुछ भी बनाना हो, इसका तापमान देखिए। शुद्ध सोना को 1064 डिग्री सेल्सियस पर बालक तापमान पर पिघलाया जाता है। ध्यान रखना, 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी जैसे धातु मिलाई जाती है, जिससे इसका गलनांक कम हो जाता है। और 22 कैरेट हुआ और 18 कैरेट का जो सोना उसको पिघलाना हो अगर 880 या 927 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। अब देखो हीरा के बारे में आता है। हीरा जो समान रूप से बालक पिघलता नहीं। हीरा क्या कभी पिघलता है क्या? ये कभी ध्यान में रखना, हीरा कभी नहीं पिघलता है, बल्कि जल जाता है। क्या करता है? ये जल जाता है। कार्बन का क्या है? ये अपरूप है। कहते इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में गर्म किया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति हवा में, यदि खुली हवा में गर्म किया जाए तो हीरा 700 डिग्री सेल्सियस से लेकिन 900 डिग्री सेल्सियस के बीच जलकर सीधे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल सकता है। इसका कोई राख भी नहीं बचेगा। मतलब हीरा कार्बन है, जला दोगे तो बालक कार्बन की तरह वो हवा में क्या हो जाएगा? बशर्ते वो डिग्री कितना 700 से लेकर के 900 के बीच होना चाहिए। कहता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी वैक्यूम में अगर इसको आप हाई प्रेशर के बिना ऑक्सीजन रहित अगर हीरा लगभग 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पिघलने लगता है, जब वो ऑक्सीजन नहीं होता है तो। अब लोहा, अब आपको मन में ऐसा क्यूरियोसिटी हो रहा है सर लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? तो लोहा जो है 838 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 2800 फ़ारेनहाइट का तापमान मिलता है। हालांकि यहाँ लोहे के प्रकार जैसे कच्चा लोहा और स्टील काम करने के आधार पर बालक तापमान बदलता है, यानी कि 1538 डिग्री सेल्सियस पर बालक क्या करता है? लोहा पिघल जाता है। शुद्ध लोहा, ध्यान रखना, ये सब सारे पॉइंट्स हम आपको लिख दिए। अब इंसान का भी एक जिक्र आएगा कि इंसान को कितने डिग्री सेल्सियस में जलाते हैं, क्योंकि सोना हमारे बॉडी के अंदर में भी है। सो डेड बॉडी जो होता है जलाने के लिए विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिक और गैस क्रेमेटोरियम जो होता है, वहां पर बालक 760 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस में आपको जला देते हैं। मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस में रहा था बिल्कुल राख बन के सीधा ऊपर उड़ जाइए। और इस प्रक्रिया में दाह संस्कार और क्रेमेशन कहा जाता है। जब भी अगर आप पूछेगा ना दाह संस्कार, आपको क्रेमेशन कराने का, क्या कराने का? क्रेमेशन। वो मशीन के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक भट्टी की भट्टी ये होता है।
800 डिग्री सेल्सियस तक बालक गर्म किया जाता है, फिर उसमें आप सीधा बालक खत्म। ये बोला जाता है कि इसका सारा मांस और तरल पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और प्रक्रिया में होने में लगभग 1 से 3 घंटे का समय लगता है एक डेड बॉडी में जलने के लिए। डिपेंड करता है डेड बॉडी कितना मोटा तगड़ा उड़ा है, क्योंकि ज्यादा चर्बी जम गया तो भी दिक्कत है। अब देखो एक पॉइंट और आता है कि 1991 में आए भीषण आर्थिक संकट के दौरान भारत में अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखना पड़ा था 1991 में। ध्यान है, कभी तुम जाके 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ना। 7वीं पंचवर्षीय 1985 से लेकर के 1990 तक आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें देखना भोजन की मांग की गई थी, जॉब की मांग किया गया था। क्यों? क्योंकि बाल उसमें भोजन और जॉब था नहीं। तब से लेकर के आज तक दिमाग में बालक ये सेट हो गया है कि अगर आपको सही ढंग से जिंदगी चलाना हो तो आपको नौकरी करना बहुत जरूरी हो, गवर्नमेंट। इसी समय से ऐसा हुआ था क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा था। जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे उनका कम से कम रोजी रोटी उतना ठीक ठाक से चल रहा था। तो ध्यान रखना, गंभीर वित्तीय संकट के उभरते अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं चुकाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल 67 टन सोना गिरवी रख करके इमरजेंसी विदेशी मुद्रा करीब $60 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। कुछ समझ में बात आ रहा चीजें? मतलब हमने कितना 67 टन सोना गिरवी रखा, उसके बदले हमें कितना पैसा मिला? $60 करोड़। $60 करोड़ हमें पैसा मिला। तकरीबन 1991 में 20 टन सोना गुप्त रूप से ज्यूरिख भेजा गया। अब बताओ गुप्त रूप से, क्योंकि हमारे देश में ध्यान रखना, हमारे देश में अगर इमरजेंसी से कोई बाहर निकाला 1991 में तो कौन निकाला? सोना निकाल पाया। इसलिए कहते हैं ना कि बड़े ताऊ नहीं कहते, सोना रख देते हैं खरीद के, चांदी रख देते हैं खरीद के, मरने से पहले सबको आधा इसको देंगे, आधा इसको देंगे, आधा उसको देंगे, सब बेटा में डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। 1991 में 47 टन सोना हवाई मार्ग से लंदन पहुंचा दिया गया। देख लो भाई साहब, सब मिलाकर कितने हो गए बालक? 67 टन सोना दिया। ये भी बताएंगे कि भारत के पास अभी कितना कर्ज पड़ा हुआ है, कितना कर्ज बढ़ गया है। उन्हें ये कहना चाहिए 1991 में भारत को अपना सोना इसलिए गिरवी रखना पड़ गया था क्योंकि देश की विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था और मात्र 3 सप्ताह का आयात यानी तेल और जरूरी सामान करने वाले लायक विदेशी मुद्रा ही बची थी। अंतर्राष्ट्रीय डिफॉल्ट यानी कंगाल होने के बचने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंगाल से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में और जापान के पास तकरीबन $40 करोड़ का अपनी इमरजेंसी कर्ज लिया था। डिविजनल डिफेक्ट में देखोगे भारत की कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 747 अरब डॉलर ये कर्ज में। पहले हम कुछ दिन पहले पढ़े थे, आज से 3 से 4 साल पहले 420 अरब डॉलर कर्ज में था। अब बाला कितना कर्ज में चला गया है? 747 अरब डॉलर कर्ज में चला गया ये भारत। 140 करोड़ की आबादी पर बांटा जाए तो सब मिलाकर बाला लगभग 44,700 विदेशी कर्ज के रूप में बांटा गया है। और यहां पर एक आरबीआई एक आंकड़ा लगाई थी। आरबीआई आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुल सरकारी और गैर सरकारी देनदारियों का भारी भरकम का कर्ज है। मतलब समझ में बात आ रहा है? मतलब हम अगर किसी से एक कर्ज लिए तो वो तो एक अलग था, और बाकी अगर सरकारी और गैर सरकारी अगर मिला दिया जाए तो सारा कर्ज आपको एक व्यक्ति पर इतना जा रहा है। अगर नॉर्मली अगर 747 अरब डॉलर के हिसाब से अगर बात किया जाए, जो विदेशी कर्ज हम लिए, किससे कर्ज लिए? विदेशी कर्ज किससे ले सकते हैं? चाइना से तो नहीं लेंगे हम। अमेरिका में किससे लेंगे? अमेरिका से तो कोई एक सरकार वो तो देगी नहीं। IMF से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। वही चीज है, 144 करोड़ की आबादी पर देखो तो 44,700 रुपया एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। अगर इतना पैसा एक व्यक्ति अगर देता है तब जाके भारत का कर्जा क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा। तो कर्ज के हिसाब से देखो तो देख लो भाई साहब, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर ऐसा देखा गया है कि देश नहीं है तो कर्ज के कारण अमेरिका का गुलाम बन गया। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो अमेरिका का गुलाम बन गया क्योंकि वो पैसा दे नहीं पाया। हमारे देश में LPG जो लाया गया है, अगर ये नहीं आता तो आज भी हम किसी ना किसी के क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये LPG 1991 में आया है तो ध्यान रखना सबको रोजगार मिलना शुरू हो गया। कब से? 2015 के बाद से शुरू रोजगार मिलना शुरू हुआ ढंग से एकदम। और 2020 आते आते हर घर में कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, चाहे प्राइवेट कर रहा हो चाहे कहीं से भी कुछ कर रहा हो। और 2025 के आने के बाद इसके बाद हर लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। आपके घर में बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो ऐसे ही सब जॉब कर रहे हैं। अगर ये शायद अगर नहीं आता तो आज भी नहीं जॉब कर रहे होते। आज भी कहीं ना कहीं वो खेत वाला बकरी चला रहे होते, भैंस चला रही होती, ये तो पठरू चला रही होती। पठरू मतलब छोटे छोटे बकरी के बच्चे। समझ में बात आ रहा है? ऐसी अटकलें अक्सर चीन के ऋण जाल यानी कि डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी होता है। हम आपको पहले कर्जा दे देंगे, टाइम दे देंगे 5 साल का, हमको पता है कि आप नहीं चुका पाइएगा। हम आपको कर्जा दिए, आप उस कर्जा से क्या कीजिएगा? पहले लिखवा लेता है जी इस कर्जा से हम बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत अच्छा है, बिल्डिंग में रेंट पर लगा देंगे, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया? हमने इन्हें कर्जा दे दिया, 5 साल का हम समय भी दिए जी, 5 साल के बाद 5 साल के बाद पैसा हम ले लेंगे। इन्होंने बड़ा शानदार घर बनाया, रूम में इसको भी इनको भी बैठाया, उनको भी बैठाया, उनको भी सब रेंट पर हम दे दिए। एक दिन चाइना का आदमी चुपके से आकर के बिल्डिंग उड़ा दिया।
अब बिल्डिंग जब उड़ा दिया तो बिल्डिंग का कुछ भाग क्या हो गया, टूट गया। अब 1 महीना तुम दे नहीं पाए, 2 महीना दे नहीं पाए, तीसरा महीना हम पहुंच गए, क्या हुआ, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि लगाया हम ही मांगने आए। अब बताओ, तो उस कंडीशन में अब हम क्या करें, कोई कुछ मत करिए, आप जो बिल्डिंग खड़ा किए वो हमको दे दीजिए आप, बस उसको लेकर मल्टीनेशनल बड़ा खड़ा कर दिया उसी में। दिस इज द डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। हमन टोटा बताते थे ना बार बार आपको, श्रीलंका का हमन टोटा, वो क्या था, ये ऐसे तो था। ये तो कम इथोपिया के यहाँ पर जिक्र किया, इथोपिया वाला कर्ज ले लेके बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग। ऐसा कहा था कि दुनिया का, पूरे अफ्रीका को दुबई कहते थे उसको। फिर क्या हुआ, कर्ज लेके सब कुछ बना दिए, फिर आप कर्ज दे ही नहीं पाए, तो बालक मेरे हिसाब से चलिए आप, समझ में आता है। ये सब पॉलिसी है बालक, अभी तुम समझोगे नहीं, ये सब इकोनॉमी का क्षेत्र में है। देखो ग्रैंड इथोपियन आर्थिक संकट से इसलिए क्योंकि फंस गया, क्योंकि चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया, कोविड-19 उसी समय आ गया और टिग्रे क्षेत्र में बालक लंबा गृह युद्ध छिड़ दिया। कह रहे हैं ना आप, ये देखिए क्षेत्र में होगी ना लड़ाई, मतलब इससे पहले नहीं लड़ाई हुआ, जैसे पैसा दिए बालक उसे साल 2 साल बाद लड़ाई शुरू हो गया, समझ में आता रहा है। टिग्रे क्षेत्र में लड़ाई शुरू हो गई, जब लड़ाई हो गया और कोविड-19 भी आ गया, अब बालक बस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, अब चीन को कर्जा देने के लिए बंद कर दिया। अब कहां से पैसा देगा जी, जान बचा के पहले तुमको पैसे दे। इन कारण से देश के विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। इथियोपिया 2023 में अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड का भुगतान करने के लिए डिफॉल्ट हो गया, मतलब कंगाल हो गया। ये देखना छोटू, टिग्री गृह युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। देखो पर्यटन और विदेशी बुरी तरह से प्रभावित किया गया, आपसे में लड़ा दिया सबको। एलपीजी फॉर्मर, ध्यान है ना, ये मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये दोनों मिलकर के बालक इस मॉडल को लिबरलाइजेशन हो गया। ये वाला क्या हो गया, लिबरलाइजेशन का मतलब व्यापार और उद्योगिक पर लगे जितने भी गैर जरूरी सरकारी प्रतिबंध और लाइसेंस राज खत्म कर दिए। निजीकरण का मतलब बहुत से सरकारी क्षेत्रों को तो निजी कंपनी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर आप आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा वाला कौन सा, ग्लोबलाइजेशन हो गया, भारतीय बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया गया जिसमें विदेशी कंपनी भारत में निवेश आसान से हो सके, ग्लोबलाइजेशन। आप ये 3 चीज किसी को दीजिएगा तभी ना आपके प्राइवेटाइजेशन पे, जब बहुत सारे लोग आ गए तो हम प्राइवेटाइजेशन कर दिए, जब बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो तो बालक ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, लोग जानना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े लोग आना शुरू हो जाएंगे। पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 1 साल तक कोई गोल्ड ना खरीदे, इसके लिए ताकि वैश्विक संकट के समय भारत विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व और रुपये से बचाया जा सकता। अब आपको समझ में आया फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ये पढ़ लेना। क्योंकि देखो जरूरत 90% सोना विदेशों से आयात होता है, खरीदने के लिए भारत को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सालाना गोल्ड इंपोर्ट बिल यानी 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। इसलिए यदि नागरिक सोना खरीदना बंद कर देंगे तो भारी भरकम रकम देश के भीतर ही रहेगा। इसलिए मोदी जी ने क्या कहा कि आप सोना आप ना खरीदिए। मतलब समझ में कुछ आया कि देश का पैसा कहाँ रहे, देश में। मेन रीजन बस यही है, क्योंकि देखो ना आप आइडिया लगा लो, जो सालाना गोल्ड इंपोर्ट बिल जो है, बिल 72 बिलियन डॉलर का बालक हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, बाहर जाता है। रुपया की मजबूती करेंगे, जब लोग भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो सरकार को उसे मांगने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। डॉलर की मांग बढ़ने से आपकी कीमत क्या हो जाती है, बालक गिर जाती है। रुपये की मजबूती के मद्देनजर देखते हुए बोला गया है कि जब लोग भारी मात्रा में सोना खरीदेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, देखो ना भारतीय रुपया कमजोर होता है। जब सोने की आयात कम होता है तो बालक इसकी मांग घटेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो पैसा का डिवोल्यूशन किया गया है वो 3 बार किया है। कितना बार किया गया है, पहला बार 1949 में किया गया है। स्वतंत्रता के बाद सितंबर 1949 में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपये के मूल्य में पहली बार कटौती की गई थी। 1949 से पहले जब हमारा देश आजादी हुआ था $1 1 रुपया के बराबर होता था। दूसरी बार पेपर का आया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरी बार 1966 में हुआ था सूखे, और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के रुपये की दूसरी बार नीचे गिरा। तीसरी बार 1 जुलाई 1999 में आए गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट के दौरान सरकार ने रुपये के मूल्य में 2 चरणों में 1 जुलाई और 3 जुलाई की ऐतिहासिक कटौती कर दी। ये तीसरा बार गिरा। आज का देखो, आज का आंकड़ा क्या है, $1 बराबर कितना होता है, 96.33 होता है। देख लो कहां पहुंच चुका है, कितना महंगाई जा रहा है। सब चीज बढ़ेगा अभी, रेट सब चीज। और आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने क्या बोला कि आप सोना मत कर दो, विदेश का ट्रैवलिंग मत करो। आप खुद बोल रहे हैं ये खुद जा रहे हैं विदेश। आपने ये भी ट्रेन में न्यूज सुना। ये देखिए विदेश कहाँ जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं। ये विदेश गए सऊदी अरबिया ताकि डील कर पाए वहां ठीक से।
वो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम थोड़ी ना कर रहे हैं कि घूमने के पर्पज से कहीं गए हैं। 4 तरह, ये जो पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के बालक, 4 प्रकार के हॉट करेंसी है। इसी पर आप व्यापार कर सकते हो। पहला कौन सा, यूएसडी डॉलर, दूसरा कौन सा, यूरो, तीसरा कौन सा, पाउंड, चौथा कौन सा, एन। कौन सा, एन। ये स्विट्जरलैंड का पैसा है, इसका नहीं रखा जाता है, एक रेयर केस में कभी हुआ तो हुआ। ये 4 हॉट करेंसी, इसी हॉट करेंसी से आप व्यापार कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा। हॉट देखो भाई, भारत में कुल लगभग 25,880 टन सोना है। कितना है? और जो भारतीय परिवार और मंदिरों के पास सबके यहाँ सुरक्षित है। अब आरबीआई के पास 880 टन सोना से अधिक गोल्ड रिजर्व है। देख लो, आरबीआई से ज्यादा हम ही लोग के पास है। पुराने जमाने में सबसे ज्यादा सोना और खजाना केरल के पद्म स्वामी मंदिर में मिला है। कहाँ मिला है? पद्म स्वामी जी के मंदिर में मिला है। और त्रावणकोर के राजाओं द्वारा सदियों तक संचित इस मंदिर के तहखानों में लगभग 1500 टन से अधिक सोने का सिक्का, आभूषण और मौजूद है। 1500 टन का मतलब समझ में आ रहा है? इतना 1500 टन, 1500 टन का मतलब आप देख लो, आरबीआई के पास कितना है? 880 टन है। और ये पद्म स्वामी जी का जो मंदिर है, आरबीआई के पास जितना टन सोना पड़ा हुआ है उससे डबल सोना कहाँ है? हमारा पद्म स्वामी जी के मंदिर में है। 1500 टन से भी ज्यादा क्या है? सोना रिजर्व में रखा हुआ है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर में भी बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। सबसे ज्यादा तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, जो वहां पर भी सोने का आभूषण रखा गया है। अब देखो, कहने का मतलब ऐसा है, पद्म स्वामी जी का जो मंदिर है, मुख्य प्रवेश द्वार जो 9 है और इसमें मुख्य गर्भ के दर्शन के लिए 3 द्वार। इसके अलावा मंदिर के तहखानों के लिए 6 गुप्त तहखाने दिए गए। देखो, पद्म स्वामी जी का मंदिर हम दिखा देंगे आपको, 9 द्वार है। गर्भगृह में कितने हैं? 3 द्वार है। और उनके तहखाने में कितने हैं? 6। 6 में से 5 खुले हैं, एक बाकी है। बोलता है एक अगर खुलेगा तो पूरा प्रलय आ जाएगा। ये जो 5 खुला है ना, इसी 5 खुला में से 1500 टन सोना निकला। आप सोच के देखो। कोई डीएम की सबसे रहस्यमय ये मान्यता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा खजाना और नागराज की दिव्य शक्ति है। इसको खोलने से भारी विपत्ति आ सकती है। ये देखो, पद्म स्वामी जी का मंदिर है। ये गर्भ नीचे देख लो जनाब, कितना पैसा है। जब 5वां तहखाना खुला तब है। विशाल सोने की मूर्तियां और 18 फीट लंबी सोने की चेन, रोमन साम्राज्य के समय प्राचीन सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरे जवाहरात शामिल है। तमिलनाडु, ये केरल की बात कर रहे थे, आप कहाँ चल रहे हैं? तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है 1500 केजी का। कितना केजी का? 1500 केजी का मंदिर शुद्ध सोने का परत उस पर चढ़ाया गया। और 1500 मंदिर के बाहरी और आंतरिक हिस्से सोने की सुंदरता नकाशी की गई है। और जिसमें तांबे की प्लेटों को 15 पर चढ़ा दिया गया। कितना? 1500 का मतलब समझते हैं? 1500 केजी, 15,000 केजी, 15,000 कर देने आप, मिस्टेक कर दिया, इंसान ही है ना। ये देखो, ये मंदिर दिख रहा है आप लोग को? ये मंदिर सब सोना के परत चढ़ाया हुआ टोटल। ये टोटल सोना का परत चढ़ाया हुआ। 1-2 नहीं बालक, 15,000 केजी। कितना बालक? 15,000 केजी। देखो यहीं पर लिखा हुआ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 750 केजी का सोना उपयोग किया गया। जबकि इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आपको पता है तमिलनाडु में स्थित स्वर्ण मंदिर है, इसमें तकरीबन 15,000 केजी सोने का उपयोग किया गया। पेपर का आ रखा है क्वेश्चन, हल्के मत लेना भाई, मत समझना कि मजे मजे के लिए पढ़ा रहे हैं। ये देखो, छूट कैसे जाएगा? पूरा लेयर चढ़ा दिया जाएगा तो 18 कैरेट में करें तो छूटेगा? कभी छूटेगा? तुम कितना भी तुम ऐसे कर लो ना, कहीं भी नहीं छूटेगा 18 कैरेट में। अभी तो पढ़ा कुछ देर पहले, 22 कैरेट रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। वो दिखावटी के लिए होता है, दिख गया सब, फोटो हो गया, अब निकाल के रख दीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में 18 कैरेट का यूज करो। ज्यादा यूज करोगे तो बस हम आएगा, ज्यादा यूज लड़की का सब होता है जी, आएगा लड़की पूरा यहाँ जा रही है, ये के बार बार निकाल के दिखाएगी, देखिए ये जो मेरा 22 कैरेट का है। उधर से बच्चा आएगा बाइक से, स्कूटी से, घूंघरेला बाल एकदम आएगा, लेगा, लेके सीधा लेके चल जाएगा। साउथ इंडिया लुटेरा नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग जितने भी बालक मेल हो फीमेल हो बढ़िया से सोना पहनेंगे। हम कर्नाटक गए थे तो एक बार हर कोई बालक बढ़िया से सोना चैन पहनता है। यहाँ सोना पहनेगा ही पहनेगा। और उत्तर भारत में सिर्फ महिलाएं पहनेगी। ये देखो इस तरह आकृतिक बनाया हुआ है। यहाँ से जाइए या पूरा घूमिए एकदम, ऐसे ऐसे घूमते फिर ऐसे निकल जाइए। हाँ बहुत अच्छा, बड़ो जाओगे 3-4 घंटा लग जाएगा बालक घूमने के लिए। हम देखिए यहाँ शारीरिक रूप से हम यहाँ नहीं गए, लेकिन मानसिक रूप से पहुंच चुके हैं। अब घुंघरेले बाल को बहुत मारेंगे। 750 केजी से अधिक शुद्ध बालक क्या? 24 कैरेट है सोने की परत। देखो सब कुछ ओके। महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 के आसपास करवाई थी। देखो छोटो, ये सारा पॉइंट्स आपका क्या होगा बालक? यहाँ पर आपका समाप्त हो गया।